सभी भाइयों को, सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं आप सभी के लेके आ चुका हूँ टॉप और बेहतर क्वेश्चन। क्या मेरे स्टूडेंट सभी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ में जुड़ेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अंत में कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मेरे दोस्त, मैं बता दूं, क्लास का टाइम है, आपको पता है, दिन में 11 बजे, यानी सुबह मॉर्निंग 11 बजे क्लास आती है। रोजाना मात्र 15 मिनट में आपको एक क्लास लेना है और जीके जीएस में अपने 25 में 25 सही करके आने हैं पेपर के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम यहां से बात करेंगे मेरे स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन की क्या कहता है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त गण शब्द किस से संदर्भित है? तो किससे है, ये आपसे पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से पेन कॉपी साथ में रखना है मेरे दोस्त। यहां से गाय के लिए, किसके लिए है? गाय के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी दे रहा है वो 1 नंबर यहां से क्लियर कर चुका है। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आप सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद है ये, प्राचीन वेद। इसमें जो गाय का उल्लेख किया गया वो कितनी बार किया गया है? तो मेरे सारे दोस्त कहेंगे जैसे कि 200 बार है, 176, 276 और 121। हम क्या कहें कि बिल्कुल सही हो जाए? हम कहेंगे कि 176 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदृत कहा गया है? वेदृत कहा गया है, तो 3 वेद कौन कौन से? ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से आप बताओगे कि आपका उत्तर क्या रहेगा। तो 3 वेदों के बारे में इसने हमसे कहा है, जैसे कि हम यहां से कहेंगे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी इसमें कौन सा, सॉरी, यजुर्वेद होगा। इसमें मात्र एक वेद को नहीं रखा गया है, उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। वेदों को भली भांति समझने के लिए विधागों की रचना हुई, उनकी संख्या कितनी है? विधागों है उसकी कुल संख्या कितनी है? तो देखो, अगर आपसे विधागों पूछ ले तो आप बता सकते हो। संख्या तो हम सभी को पता है 6 हो जाती है। 6 के जैसे में 6 में एक है शिक्षा। दूसरा क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष हो जाएगा। कल्प और व्याकरण, और एक होगा नृत्य, और एक तथा छंद हो जाएगा। तो ये वेद को समझने की 6 विद्या आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूत्र मूल किस में पाया जाता है? मूलतः किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। अब आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं वेदों की, तो यहां से हम क्या कहेंगे? ये है ऋग्वेद के, और मंडल इसमें पूछ ले आपको तो आप कहोगे 10वें मंडल में। कौन से मंडल के अंदर? 10वें मंडल में पाया जाता है। आगे बढ़ो। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? यह आपको ध्यान रखना है। वैदिक लोग हैं वो सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग करते थे? अब धातु भी हमसे अगर पूछी है तो ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना और लोहा। अब 4 ऑप्शन अपने सामने हैं, इनमें से एक हमारा उत्तर है। जो बच्चा कहेगा सर तांबा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? हम क्या कहेंगे? हम सभी यहां से कहेंगे व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, यानी वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से सी देता है वो एकदम सही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। युद्ध यज्ञ की चर्चा निम्न में से किस वेद में की गई है? युद्ध और यज्ञ की चर्चा, यह आपको ध्यान रखना है। युद्ध की भी चर्चा है, उसमें यज्ञ की भी चर्चा है। अब हम क्या कहें कि जैसे कि यजुर्वेद यहां से बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी।
अगर सामवेद आप कहोगे तो किसका है? संगीत का। किसकी चर्चा हुई इसमें? संगीत की। संगीत की बात हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र ये सभी इसमें बात होती है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। अब यहां से हम क्या कहें कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाए मेरे बच्चों, तो आप सभी कहोगे सर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, और वो ऑप्शन नंबर एक ही अपना उत्तर एकदम सही कहता है। आगे बढ़ो। तेल के एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है? तेल के एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं ये आपको बताना है। बैरल हमसे पूछा है, तो यहां से ऑप्शन है 140 लीटर, 170 लीटर, 159 लीटर, 210 लीटर। अब मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साथी यानी मेरे दोस्त सभी बताएंगे कि यहां से हमारा उत्तर है वो क्या है। क्या सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। 159 लीटर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ो। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने वर्ष रहे थे? बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। क्या कहोगे मेरे दोस्त आप कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो देखो आपको मैं बता दूं, आपको यानी हर चीज जानकारी होनी चाहिए। अब हम यहां से क्या कहेंगे, तो यहां से महात्मा गांधी 21 वर्ष समथिंग कहाँ रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। यानी महात्मा गांधी आपको पता है 1893 में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, और उसके बाद 9 जनवरी को वो लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को वो वापस अपने देश भारत लौटे थे। यानी समथिंग 21 वर्ष का बात यहां पर हो रही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। पन्नामा नहर का निर्माण कार्य पूरा कब हुआ था? अब आपको पता है कि सबसे अगर बड़ी नहर पूछे तो आप कहोगे सुएज नहर। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की पूछे तो भारत की इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हो जाएगी। पर हमसे पूछा सुएज नहर, इसका निर्माण हुआ था 1914 के अंदर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ये लो, सुएज नहर के बारे में क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको डिटेल दी थी कि सुएज नहर का विश्व की सबसे बड़ी नहर है। ये बात अभी मैंने आपको जानकारी में दी है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया है। तो ये हुआ था 1956 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। हरियाणा हरिकेन के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध का मतलब है विख्यात। अब देखो, रवि शास्त्री, हरभजन सिंह, अजय जडेजा, कपिल देव, कौन है ये सभी? क्रिकेटर। क्या है? क्रिकेटर रहे। ये र आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर के, तो क्रिकेटर। तो हम यहाँ कहेंगे कपिल देव। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट ट्रॉफी जिताने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप की, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? किसने? ज्योतिबा फुले ने। अब यहां से ज्योतिबा फुले की बात हो रही है, तो बताएंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, यहां से आपका उत्तर क्या है। ऑप्शन की ओर अगर आप जाते हो, 1829, 1867, 1873, 1875, तो 1873 अगर जो बच्चा जाता है वो बिल्कुल सही है आपका। यहां से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, यानी सबसे शक्तिशाली? ये मातृवंश यानी मां के वंश से जाने जाने वाला वंश है, इसे मातृवंश भी कहते हैं। और आप कहोगे गौतमी पुत्र शातकर्मी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान रखना है।
शक्तिशाली था ये। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सातवाहन वंश में सबसे बड़ा या महान शासक कौन था? इसके बारे में कोई बच्चा मेरे को कमेंट कर सकता है कि जो सातवाहन वंश था उसमें सबसे बड़ा और महान और शक्तिशाली कौन था? कोई कमेंट करेगा? बिल्कुल आप कमेंट करोगे। छोटी मोटी जानकारी मैं दे रहा हूँ, तो छोटी मोटी जानकारी आपको भी मेरा फर्ज है कि कमेंट करके बताएं मेरे को, तो लगे कि तैयारी अच्छी चल रही है। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि अनुदान दी थी? यानी ब्राह्मणों को क्या है, सर्वाधिक भूमि क्या दी थी, दान दी थी। वो कौन से वंश के राजा थे, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मणों को सर्वाधिक दी है तो हम कहेंगे मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। क्या कहोगे आप? आप कहोगे सातवाहन वंश, ऑप्शन नंबर सी। अगर गुप्त वंश के स्थापक पूछे तो आप कहोगे श्रीगुप्त, और मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है। आगे बढ़िए। विद्यापीठ की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? अभी वर्तमान कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? जिला हमसे पूछ लिया गया है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर तक्षशिला स्थित हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे? रावतपिंडी। रावतपिंडी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। बताओ क्या आपका उत्तर सी था? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत किसने की? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत किसने की? क्या बता सकता है कोई उत्तर? आप कहोगे मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट, यहां से ऑप्शन नंबर ए। इसने क्या लगाया था? भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था, यानी इसका मतलब होता है धार्मिक तीर्थों के ऊपर कर यानी टैक्स देना। आगे बढ़ो। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? यह आपसे पूछा है कि ब्राह्मणों के ऊपर भी अब क्या लगाया गया था? जजिया कर लगाने वाला सबसे पहला शासक कौन था? यहां से शाहजहां, अकबर, फिरोज शाह तुगलक और जहांगीर। यहां से मेरे बच्चे सभी का उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे सर जी उत्तर फिरोज शाह तुगलक, सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? यानी ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या किया था, जो जजिया कर लगता था उसको समाप्त यानी खत्म कर दिया? अब हम क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही रहे। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। मेरे स्टूडेंट यहां से ऑप्शन नंबर सी अकबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। जजिया कर को पुनः किसने लागू किया? वापस ये क्वेश्चन भी बनता है ना कि जजिया कर को पुनः किसने लागू किया और वापस किसने समाप्त किया? तो ये कोई बता सकता है? आपको ये पता है एक बार किसने लागू किया, दूसरी बार किसने खत्म किया, यहीं तक आप सीमित हो, इसीलिए पेपर में हम पूरा टारगेट नहीं लगा सकते हैं। तो वापस आपको पता है औरंगजेब ने इसे शुरू कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी। और वापस किसने खत्म किया? पूरी तरह से खत्म करने वाला था मोहम्मद शाह ने समाप्त किया था। किसने? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, यह ध्यान रखना आपने। इसने वापस क्या है, पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बताओ इसका उत्तर क्या कहता है? आपका आपके सामने है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके ने रद्द किया था? यानी किसने इसे रद्द किया है? रद्द करने का मतलब होता है 1878 की बात चल रही है, तो हम क्या कहेंगे? तो यानी हम यहां से कहेंगे ऑप्शन नंबर में बच्चों सी, लॉर्ड रिपन ने। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही रहेगा। आज का 25वां और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में, ये आपसे कह रहा है। तो यहां से हम कहेंगे लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर बताना 25 में से आपका टारगेट कितना रहा है। क्या 20 प्लस का टारगेट अभी है आपका?
तो आपका सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद।